Welcome to the next subject and first lecture of complex analysis. Okay? तो जितने भी हमारे प्योर सेक्शन के हैं सब्जेक्ट्स, रियल, कॉम्प्लेक्स, मॉडर्न और लीनियर अलजेब्रा, उनमें से जब जिसका सबसे कम सिलेबस है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है. ठीक है, मतलब इसका इतना वाइड सिलेबस नहीं है कि पता नहीं क्या ही पूछ ले, ऐसा कुछ नहीं है. इसका सिलेबस बिल्कुल ही कम है. ठीक है, 4-5 टॉपिक है इसकी, 4-5 टॉपिक है, उनको चैप्टर लगा लीजिए आप जिन पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब उनको कर लोगे आप तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन तो मतलब गलत होने नहीं चाहिए. ओके, अब टॉपिक है उस पर क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है वो. ठीक है, अप्रोक्सीमेट ये 30 मार्क्स का आता है एग्जाम में. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 30 मार्क्स का एग्जाम में आएगा, 30 to 35. गेट में भी आता है, बिल्कुल गेट में भी आता है. हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्योर सेक्शन का 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें से एक है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. ओके, इंपॉर्टेंट है ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रियल में भी यूज होता है ना, मॉडर्न में भी यूज होता है. कई एक बार क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का पूछा गया है मॉडर्न में, फील्ड थ्योरी से रिलेटेड. ठीक है, लीनियर में तो यूज है ही इसका कॉम्प्लेक्स का. तो सभी का बेस ये लगा लो कि सभी में यूज होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. लेकिन इसके खुद के टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, सिंगुलैरिटी क्या होती है, रेसिड्यू क्या होते हैं. ठीक है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं हम. ओके, तो इस टाइप के टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो हम आज सबसे स्टार्ट करेंगे बिल्कुल सब बेसिक से. ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं हम. ओके, 30 to 35 मार्क्स का एग्जाम में आता है. और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से कम 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी कर लेता है जिसको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है. ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में. ठीक है, क्योंकि इतना वाइड तो है ही नहीं. अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमने कर लिया, अब इंटीग्रेशन का कुछ भी पूछ ले तो मैं कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा. कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का क्वेश्चन 101% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का. ठीक है, करें स्टार्ट. तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम पे आते हैं, है ना, क्योंकि जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स उसमें जो हम सिस्टम पढ़ेंगे वो सबसे बड़ा सेट होता है ना. सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर का सेट, जो हम रियल में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर में, है ना. सारा काम किस पे चलता है, नेचुरल में. सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7, उनको हम कैपिटल एन से स्टार्ट करते हैं. फिर क्या आते हैं इंटीजर्स. जैसे नंबर थ्योरी में हमने सारा काम किसमें किया था, इंटीजर्स में किया था. तो वहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी कि हम सिर्फ काम किस पे करेंगे, इंटीजर पे. तो जिसके अंदर नेगेटिव नेचुरल नंबर, 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर. ठीक है, नेक्स्ट रैशनल नंबर, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्यू. ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर. ए बाई बी की फॉर्म में करें और ए और बी का जीसीडी 1 हो, ए को बी से डिवाइड करे तो वो जो डिवीजन है वो टर्मिनेट हो जाए. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर. इरेशनल नंबर के लिए हमारे पास कोई नोटेशन नहीं है, स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, लेकिन इसको हम क्यू सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं. क्यू सी मतलब रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट, क्यू सी से रिप्रेजेंट करते हैं. और कई बार इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, इरेशनल है ना, तो कैपिटल आई से भी हम इरेशनल नंबर को डिनोट कर देते हैं. ठीक है, बाद का ऐसा कुछ नहीं है, क्यू के बाद आता है. ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट है ना. लेकिन इसमें देखते हैं हम कि जब हम रियल एनालिसिस पढ़ते हैं तो एक सेट बड़ा है और एक सेट छोटा है. कौन सा बड़ा है, इरेशनल वाला. मतलब रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं कि इरेशनल नंबर ज्यादा होते हैं और रैशनल नंबर कम होते हैं, है ना. और हम इसका प्रूफ भी पढ़ते हैं वहां पे. ओके, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम, रियल आर, जो हम रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं. रियल एनालिसिस में कहीं भी नंबर की बात करी गई है तो वो अंडरस्टूड है, उसको हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, रियल. ठीक है, और जो इन सभी से बड़ा होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट. ठीक है, जैसे ये लिख देते हैं सी. ओके, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं सी करके, ऐसे भी लिख देते हैं. ओके, एक तो होता है जैसे ये आर लिखते हैं ना, इसी प्रकार से एक तो सिंपल सी होता है और सी को हम डबल कर देते हैं या फिर ऐसे डिनोट करते हैं. तो ये यूनिवर्सल नोटेशन है किसकी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर से मिलकर बने होते हैं, है ना. इनमें हम क्या लिखते हैं, सी को हम ऐसे लिखते हैं
इट इज अ सेट ऑफ ऑल नंबर ऑफ द टाइप a प्लस आयोटा बीटा सच दैट a कोमा b बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये तुम्हारे पास a और b है, ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ओके, तो जैसा कि हम लीनियर में पढ़ते हैं कि हम टपल पे काम करते हैं, है ना, तो जो आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर, एक तो आर स्क्वायर प्लेन बोलते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। इसी टाइप से हम उस आर स्क्वायर प्लेन को क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो जो आर स्क्वायर काम चलता है ना, वही काम किस पे चलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। वहां पे हम टप्पल बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक नंबर बोलेंगे। ए प्लस आइटा भी, यहाँ पे तो एक नंबर है और वहां पे हम दो रियल नंबर से एक टप्पल बनाते हैं, है ना। तो जो काम हम आर स्क्वायर पे करते हैं वही काम किस पे होगा, सी पे। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंट है, आर स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू सी। ओके, जितना भी हम काम करेंगे, नाम चेंज कर देंगे, वहां पे बोलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम यहाँ पे नेम चेंज करके हम बोल देंगे कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, तो सारा काम सेम चलता है हमारा। ओके, और जो इसमें कॉम्प्लेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 10th क्लास में हम ये पढ़ते थे कि डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे और ये बोलते थे कि अंडर रूट, डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे ना, डी इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac। वहां पे अंडर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता तो हम बोलते थे कि नॉट डिफाइंड, है ना, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे बोल के छोड़ देते, नहीं करते थे ना 10वीं में। 10वीं में इसका नहीं पता था आयोटा क्या होता है, 11th क्लास में पता चला था कि आयोटा नाम की भी कोई चीज होती है। इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, है ना। आयोटा को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जो अंडर रूट -1 है, इसको हमने नाम दे दिया आयोटा। ओके, और यहाँ से ही इमेजिनरी नंबर्स की वो इतनी इन्वेंशन, और उसको हमने क्या बोल दिया था, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आयोटा और रियल नंबर की हेल्प से हमने क्या बना दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर बना दिए, क्योंकि रियल नंबर भी इसके अंदर कंटेन है अब, है ना। जो सारे के सारे रियल है वो किसके अंदर कंटेन है, सी के अंदर कंटेन है। तो हम यहाँ से ये भी देख रहे हैं कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने शायद कल किया था, है ना, कि रियल है तो फिर कॉम्प्लेक्स, रूट्स पूछे हुए थे उस क्वेश्चन में, पोलोमिल का क्वेश्चन था। तो एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर मतलब जिसके अंदर, जैसे हमने ये लिखा है यहाँ पे, तो a प्लस आयोटा बी, नंबर तो एक है लेकिन इसके पार्ट कितने हैं, 2 है। जो a है ना उसको हम इसका रियल पार्ट बोलते हैं, और जो आयोटा के साथ है, नॉट आयोटा, इंक्लूड को आयोटा को मतलब इंक्लूड, आयोटा के अलावा जो है उसको हम इसका इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ। ठीक है, और जितने भी, जैसे हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं, तो कोई रियल नंबर मानना है तो तुम क्या मानते हो, x मानते हो ना। एक्स इज, जितने भी हम पढ़ते हैं पॉइंट्स पढ़ते हैं, टोपोलॉजी ऑफ आर, टोपोलॉजी ऑफ आर स्क्वायर, हमेशा क्या पॉइंट मान के चलते हैं, एक्स ही मान के चलते हैं। तो इसमें जो हम नंबर मान के चलेंगे वो स्मॉल z मान के चलेंगे। मतलब यहाँ पे जो स्मॉल z है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जिसकी वैल्यू होगी x प्लस आयोटा वाई। एक्स प्लस आयोटा वाई मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूँ क्योंकि x और y हम क्या लेके चलते हैं, रियल लेके चलते हैं। तो रियल नंबर की हेल्प से हमने एक इमेजिनरी नंबर बनाया है। अब तुम्हें कहीं भी ये बोल दे कि ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जब ये नंबर एज्यूम करने हैं ना, तो किसकी फॉर्म में करोगे, स्मॉल z की फॉर्म में करोगे, z1 z2 z3 z4 z5 z6 z, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इनको हमने शुरू में ही बोल दिया कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, स्मॉल z से। ओके, कहीं x लिख दिया, आपने देखा भी बहुत कम होगा कि x भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं लिखते ना, हमेशा कैसे लिखा मिलेगा आपको, z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये परंपरा चलती आ रही है तो हम इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। तो स्मॉल z है वो अंडरस्टूड होता है कि वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, अब आयोटा की वैल्यू ये होती है, आयोटा की वैल्यू की हेल्प से और रियल नंबर की हेल्प से हमने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हम बोल रहे हैं कि जो रियल नंबर है वो सारे के सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें पता है हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो मैं क्या बोलूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ भी हो वो क्या है, ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो अलग बात है कि वो क्या बन जाता है, रियल, लेकिन है तो वो कॉम्प्लेक्स ही। दैट्स वाई एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर नीड नॉट बी रियल। नीड नॉट भी आएगा ना, ये तो नहीं बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। 2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल भी है तो, लेकिन 2 + 3 आयोटा इज कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट रियल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल होना कोई जरूरी नहीं है, रियल का कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा सेट होता है नंबर में, नंबर सिस्टम में, वो क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे बड़ा तो कुछ नहीं होता ना। हमने इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल भी पढ़ी थी, आगे हम स्प्लिटिंग फील्ड भी पढ़ते हैं, तो सी पे काम करना सबसे आसान रहता है ना।
उस पर स्प्लिटिंग फील्ड निकालना आसान रहता है। पोलोमियल का रिड्यूसिबल 1 डिग्री है तो रिड्यूसिबल, वो भी चेक कर लो। और वरना कुछ 2, 3, 4, 5 सारी डिग्री की पोलोमियल क्या होती है, रिड्यूसिबल होती है ओवर सी, क्योंकि सारे के सारे रूट एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स तो होंगे ही। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं अब हम। इज दैट क्लियर? इससे पहले देखो हम जो लोअर क्लास में करते थे, तुमने देखा भी होगा एफबी पे या फिर कहीं 1 लेके चले, 1 इज इक्वल टू, है ना, ये देखा होगा आयटा की हेल्प से 1 को -1 करते हैं लोअर क्लास में, एक दूसरे के साथ मजाक भी करते हैं। एफबी पे भी होता है, बूझो तो जाने ये क्या हो गया मैथमेटिक्स में, इस टाइप से देखा होगा तुमने। 1 को लिख दिया √1, है ना, और √1 को लिख दिया, और अंदर 1 है ना, -1 इंटू -1 क्या होता है 1, तो यहाँ से करेंगे तो -1 इंटू -1, है ना, फिर इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया इट्स -1, और इसको तो हमने नाम दिया है क्या, आयटा, तो ये क्या हो जाएगा आयटा इंटू आयटा, इसके दोनों तरफ स्क्वायर करना, आयटा का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, इट्स आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, 1 इज इक्वल टू -1, है ना। और फिर देखा होगा तुमने, सुना भी होगा, बच्चे पूछते हुए कि ऐसे करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये होता है क्या, क्या 1 -1 के इक्वल होता है, 1 तो -1 के इक्वल नहीं होता, फिर कैसे प्रूव किया उसने, क्यों, -1 इंटू -1 1 होता है, मैं 1 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ, क्यों, √1 1 नहीं होता, 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1, 1 होता है, फिर एक केस तो है ना, आप इसका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नहीं होता क्या, होता है, तो वहां क्या गड़बड़ है, 1 को आप कौन सा ये कर दिया, ये यहाँ -1 की पावर 1/2 करूंगी, यहाँ से तो नहीं आ रहा ना, यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर आप यहाँ से यहाँ क्यों जा रहे हो, आपको तो ये गिवन है ना, ठीक है, ये आप 1 है, 1 का रूट यार नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कहाँ गड़बड़ है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, तो गड़बड़ कहाँ पे है, इसका मतलब तो 1 1 -1 के इक्वल होता है, तुमने किया नहीं गया इसको पहले, तुमने देखा नहीं कभी इसको, पहली बार देख रहे हो, थी डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी डिस्क्रिमिनेंट की, तो अनरूट हम सबसे आसान क्वेश्चन होते थे, रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ना फॉर्मूला लगाना ना कुछ और, आंसर आ गया हमारे पास। फिर +1 में हमने देखा कि अंडरूट -1, और फिर अंडरूट -1 की हेल्प से सारे ही फिर अंडरूट -2 अंडरूट -3 सारे हो सकते हैं ना, तो वो कैसे आए, है ना, अब वो तो इसको तो वैल्यू दे दी उसने कि अंडरूट -1 इज आयटा, क्या इसकी वैल्यू भी, फिर अगर वो पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अगर अंडरूट में माइनस आ जाता है तो उसकी भी वैल्यू होती है हमारे पास, अंडरूट जैसे हम पढ़ रहे थे अभी फील्ड थ्योरी, रिंग थ्योरी में, मैं z अंडरूट -3 लिख रहा था, तो तुम उसको क्या लिख रहे थे, z अंडरूट 3 आयोटा, तो कैसे लिख रहे थे वो तुम्हें नहीं पता, तुमने तो लिखा था, मैं तो नहीं लिख रहा था, है ना, आप उसको ऐसे सोल्व कर रहे थे कि उसको, मैं तो वहां पे बोर्ड पे z अंडरूट -3 लिख रहा था, लेकिन तुम उसको सोल्व कर रहे थे अंडरूट 3 आयोटा लिख के, और मैं ना ही मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम गलत कर रहे हो, क्या मैंने बोला तुम्हें गलत कर रहे हो, इवन कई बार मैंने भी किया उसको, तो गलत तो नहीं है, लेकिन वो आया कहां से, कैसे किया तुमने, अंडरूट -3 कैन बी रिटन एज अंडरूट 3 इंटू अंडरूट -1, या अंडरूट 3 है उसको 3 इंटू -1 लिख दो, -3 ब्रेक कर दिया, आ गया अंडरूट 3, अंडरूट -1 कितना होता है आयटा, ऐसे तो लिखते हैं ना, तो उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं करी, इसमें कहां गड़बड़ हो गई, फिर ये स्पेशल केस है, स्पेशल केस, अगर ये केस है तो फिर 1 -1 के इक्वल होता है, अगर ये बात सही है तो फिर 1 -1 के इक्वल होता है ना, लेकिन ये तो गलत है, ये नेवर पॉसिबल, यूनिवर्सल है कि 1 कभी भी -1 के इक्वल नहीं होता, स्पेशल केस तो तब होता है ना कि कोई चीज यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हो, नहीं समझ आया, तो इसका मतलब ये गलती है, ये गलती कहां पता है, यहां पे गलती है इस स्टेप में, यहां से यहां तक ऐसे इंप्लाइज नहीं कर सकते आप, मतलब अगर अंडरूट यहां पे ले लिया मैंने अंडरूट, और यहां पे मैंने ले लिया a और b, अगर ये दोनों ही नंबर a और b नेगेटिव है ना, तो आप रूट जो अंडरूट है इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, यानी यहां पे कर दिया अंडरूट -1 अंडरूट -1, तो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते अंडरूट -1 इंटू अंडरूट -1, यहां से यहां तक ये गलत है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। लेकिन इनमें से अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, फिर आप कैसे भी ब्रेक कीजिए इसके, एज यूर विश, करते हैं ना रूट -3, उसको √3 आयटा लिख देते हैं, समझ में आया, तो अब पता लग गया कि अंडरूट -1 देने से उसने अंडरूट के अंदर जितनी भी क्वांटिटी आ रही है सभी को ही बता दिया कि सारी ही एग्जिस्ट करती है,
क्लियर है? एंड वो तो करते ही हम, अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है और अगर बी भी पॉजिटिव है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट ए इंटू रूट बी, नहीं लिखते क्या? ये तो तुम्हें पता ही है। अगर इनमें से एक नेगेटिव हो ना, मान लो ये लिख दिया मैंने रूट -6, तो मैं इसको रूट 6 इंटू रूट -1 लिख सकता हूँ। 6 को -6 को लिख दिया 6 इंटू -1, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये कितना हो जाएगा √6 आयोटा। ये तो करते हैं हम, सभी को पता है। लेकिन अगर ये हो जाए √3 आ जाए, तो आप उसको ऐसे नहीं करोगे √-√3 उसको ब्रेक करके, नहीं है, ये गलत है, लाइक दिस। ओके, तो कहां गड़बड़ करी? यहां पे। यानी अगर तुम्हारे पास दो नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है, तो उसको आप ऐसे लिख रहे हो -a इंटू -b, तो ये कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं होता, √-a और √-b, ये गलत है। ठीक है, इज दैट क्लियर? एक हम ये भी लेके चलते हैं कि दो नंबर इक्वल है, यहां पे a और b इक्वल है, ठीक है, और सच दैट दोनों के दोनों नॉन जीरो है, a भी नॉन जीरो है, नहीं समझ आया? a भी नॉन जीरो है और b भी नॉन जीरो है, ठीक है। तो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं ना, उनसे पूछते हैं क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ है ये कि ऐसे a और b दोनों ही नॉन जीरो है, तो इसलिए हम लिख देते हैं a, b नॉन जीरो नंबर है। दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, ठीक है, या a से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, a से मल्टीप्लाई करी, यहाँ क्या हो गया a², यहाँ पे क्या हो गया ab, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ b² सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो जाएगा a² - b² इज इक्वल टू ab माइनस b², ठीक है। यहां से फॉर्मूला क्या बन गया, a माइनस बी a प्लस बी, उसको ब्रेक कर सकता हूं मैं, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है b, यहां से क्या कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी, a माइनस बी है ना, कैंसल आउट, यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू b, है ना, कुछ गड़बड़ कर दी, कितना आ गया, a इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू b माइनस b, a इज इक्वल टू, और क्या मान के चले थे, नॉन जीरो, ठीक है, या कुछ पार्टिकुलर वैल्यू के 2 इज इक्वल टू 0 समथिंग ऐसे करते थे। कहां गड़बड़ करी है इसमें, कट करने में गड़बड़ कर दी, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, ऐसा क्यों नहीं कर सकते, नहीं ये कोई रीजन नहीं है, ये रीजन नहीं है, क्या है रीजन, एक था इक्वल ही है, हाँ वो देखो वहां पे क्या लेके चला हूं मैंने स्टार्ट ही क्वेश्चन a इज इक्वल टू बी से कर, पता है क्या गड़बड़ कर दी मैंने इसमें, मैं इसको कट कर रहा हूं, इसका मतलब पता है क्या है, मैं इसको इसके अपोन में लेके जा रहा हूं, है ना, मैं 0 को 0 से डिवाइड कर रहा हूं, और 0/0 तो क्या होती है, इनडेटरमिनेट फॉर्म, और आप मान के क्या चले थे, a क्या है नॉन जीरो, और आ क्या गया a इज इक्वल टू 0, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, है ना। आप बोल रहे हो कि दो, आपने पता क्या बोल दिया कि दो नंबर अगर इक्वल है तो वो दोनों जीरो ही है, बाकी कुछ नहीं है, यही तो बोल रहे हो आप, a इज इक्वल टू बी लेके चले, a 0 है, इसका मतलब b भी क्या है 0, क्या 1 इज इक्वल टू 1 नहीं होता, क्या 2 इज इक्वल टू 2 नहीं होता, ठीक है। ये क्या लिखा है बोर्ड पे, समझ में आ गया, तो गड़बड़ कहाँ कर दी, यहाँ पे अगर a इज इक्वल टू बी 0, a इज इक्वल टू बी है, देन a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो क्या आप दोनों तरफ 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, तो 0 से 0 कैंसिल नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कट करना गलत है, ये स्टेप गलत है यहाँ पे, और ये फिर यहाँ से एक कॉन्ट्राडिक्शन आई है, जो चीज़ मान के चले थे उससे अपोजिट आई है, यहाँ पे नॉन जीरो मान के चले थे, 0 आ गई, a और b 0 आ गए दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली गलती कर दी, ओके, आ गया समझ। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ब्रेक करेंगे अंडर में, या अंडर में ब्रेक करते हैं तो नेगेटिव है दोनों, तो वो ब्रेक नहीं होते, उनमें से एटलीस्ट एक को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, पहले नाम भी सुना होगा तुमने, ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है, एमएससी में पढ़ते हैं ना ऑर्डर्ड फील्ड क्या होती है, तो वो हम पढ़ रहे हैं, और फिर कुछ उस पर बेस्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, ओके।